अब हम लोग बात कर रहे हैं क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन की, कि भाई सिलेंड्रिकल पाइप जो रहते हैं उनका जनरली पर्पज़ क्या रहता है। जैसे हमारा पावर प्लांट के अंदर बॉयलर से जो हॉट स्टीम है वो ले जाके टरबाइन पर आपको प्लेस करनी है, तो वो हॉट स्टीम जो है उसकी हीट को बचाते हुए पाइप के थ्रू हम टरबाइन तक पहुंचाएंगे, फिर वो टरबाइन पर वर्क करेगी और जो टरबाइन है उससे फिर हम जनरेटर यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करेंगे। तो हमारे जो पाइप है जो बॉयलर से लेके टरबाइन तक जा रहा है उसमें उस स्टीम का हीट लॉस ना हो जाए, उसके लिए क्या करते हैं कि जैसे ये इनर वाला ये पाइप है, ये हॉलो पाइप है, ठीक है, जिसका थिकनेस है T1 और कंडक्टिविटी है K1। इस हॉलो पाइप के अंदर यहाँ पर हॉट स्टीम फ्लो कर रहा होगा ऐसे, ठीक है, और उसके बाहर हम T2 थिकनेस का K2 कंडक्टिविटी का इंसुलेशन मटेरियल का लेयर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये पहला वाला क्या है, पहला है अपना हॉलो सिलेंडर, दूसरा वाला उसके ऊपर लेयर क्या है, इंसुलेशन लेयर, ठीक है। रेडियस किस तरीके से R1 R2 R3 आपको दिए हुए हैं, ठीक है। अंदर हॉट फ्लूइड है जिसका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट HH है, टेम्परेचर TH। इनर सरफेस का टेम्परेचर T1, मिड वाले का T2, आउटर वाले का T3, और बाहर हमारा एटमॉस्फेरिक एयर है वो कूल है विद रेस्पेक्ट टू दिस हॉट स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम रहता है। तो यहाँ पर TC टेम्परेचर है और HC हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है। तो जाहिर सी बात है ये हॉट है ये कोल्ड है, तो हीट फ्लो बाहर की तरफ कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ हम कोशिश करते हैं इन केस ऑफ दी पाइप्स जो हॉट फ्लूइड कोई भी फ्लूइड हो उसको कैरी कर रहे हैं, तो हमें यहाँ इस Q को मिनिमम करना रहता है, Q को मिनिमम करना रहता है। बट प्रैक्टिकली हम ये देखते हैं कि कभी कभी ये जो पाइप है उस पर हमने एक छोटा सा लेयर इंसुलेशन का लगाना स्टार्ट किया, जैसे जैसे थिकनेस को इंक्रीज किया इंसुलेशन लगाया, हम क्यू को कम करना चाह रहे थे लेकिन प्रैक्टिकली देखा हमारा क्यू बढ़ और गया, फिर और लेयर लगाई तो और बढ़ गया, और लेयर लगाई और बढ़ गया। तो एक सर्टेन थिकनेस ऑफ दिस लेयर T2 तक क्यू क्या करता है, बढ़ता रहता है, फिर और लेयर लगाते हैं तब जाकर वो क्यू डिक्रीज होना फिर स्टार्ट होता है। तो प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया, प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया। तो उसमें पता चला कि वो थिकनेस T2 या वो रेडियस ऑफ इंसुलेशन R3 जिस पर Q बढ़ते 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 मैक्सिमम हो जाएगा वो कहलाता है अपना क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन T के टर्म में, या क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन R3 के टर्म में। बात समझ आई? जैसे सर्दियों में कभी कभी आपने फील किया होगा कि वैसे तो सर्दी लगी रही है ना, लेकिन ऊपर से एक स्वेटर हल्का फुल्का पहन लिया तो हमें सर्दी ज़्यादा और लगने लग जाती है। तो वो होता क्या है कि हमारा जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है या नेट इफेक्टिव जो हीट लॉस है फ्रॉम दी बॉडी वो इंक्रीज और कर जाता है। तो ऐसा कब होता है, फिर हम और एक स्वेटर उसके ऊपर से पहनते हैं तब जाकर वो क्यू है जो वो डिक्रीज करता है। गेटिंग पॉइंट और नॉट? तो प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया, फिर उसका एनालिसिस किया गया, फिर पता चल गया कि भाई ओहो ये मटेरियल है ये पाइप है तो इसका क्रिटिकल रेडियस इतना होता है, मतलब अगर इंसुलेशन लगाओ तो कम से कम उतना तो लगाना ही चाहिए, उससे ज़्यादा जब लगाएंगे तभी क्यू डिक्रीज करेगा, ओके। अदरवाइज अगर उससे कम थिकनेस रखेंगे तो क्यू डिक्रीज होने के बजाय इंक्रीज और हो जाता है, ठीक। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दो, डायग्राम बना दो और एनालिसिस इसकी स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। बन गया? चलो हम जाते हैं स्क्रीन के पीछे और शुरू करते हैं एनालिसिस। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सबसे पहले मिलेगा हीट को ये वाला रेजिस्टेंस कन्वेक्शन वाला, फिर दूसरा रेजिस्टेंस कंडक्शन वाला, फिर तीसरा रेजिस्टेंस कंडक्शन वाला और फिर चौथा कन्वेक्शन वाला। तो टोटल 4 रेजिस्टेंस हमको यहाँ चमक रहे हैं। तो रेजिस्टेंस बना दो,
पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस और चौथा रेजिस्टेंस। 4 रेजिस्टेंस मेरे को चमक रहे हैं। अंदर है टी हॉट फ्लूइड, बाहर है टी कोल्ड एनवायरनमेंट, बीच में टेम्परेचर है T1, T2, T3 लाइक दिस। रेजिस्टेंस को हम मान लेंगे सिंपली R1, R2, R3 एंड R4। और हीट जो है वो सब जगह इन सीरीज में रेजिस्टेंस में सेम जा रही होगी, Q Q Q एवरीवेयर Q। तो पहला काम तो यहाँ यही हो जाएगा कि हेयर हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो सिंपली सम ऑफ ऑल दीज 4 रेजिस्टेंस बन जाएगा। यस और नो? तो आर टोटल विल बी सम ऑफ 4 रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस क्या है अपना? पहला रेजिस्टेंस है R1। ये अंदर जो यहाँ पर कन्वेक्शन हो रहा है, तो कन्वेक्शन हो रहा है तो 1/A1 और H या H1 बोल देते इसको, ये होगा। जहाँ पे अपना A1 क्या होगा बेटा? A1 अंदर वाला सरफेस एरिया 2πr1L मान लेते हैं, पाइप का जो लेंथ है वो L है। दूसरा R2 जो है वो ये पाइप है ना, पाइप का कंडक्शन। तो पाइप का कंडक्शन होता है हॉलो पाइप का ln r आउटर बाई r इनर अपॉन 2πk। पाइप का k कितना है? K1 L, इतना बनेगा। यस ऑन? तो ये बन जाएगा R2। इसी तरह R3 जो है, हमने जो इंसुलेशन का लेयर लगाया है ये वाला T2 थिकनेस का, R2 से R3 रेडियस तक, वो एक हॉलो सिलेंडर की तरह ही है। तो उसका जो कंडक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो हॉलो सिलेंडर की तरह ही काउंट होगा। तो ln R3 बाई R1 2πk2 L हो जाएगा। नेक्स्ट R4 जो है फिर आ जाएगा कन्वेक्शन। तो यहाँ पर एरिया कौन सा होगा? रेडियस हो रहा है R3, तो इस बाहर वाले एरिया को A3 बोल देता हूँ मैं। तो A3 इंटू H कोल्ड वाला, ठीक है। जहाँ हमारा A3 क्या है? जहाँ हमारा A3 क्या है? 2πr3L। इतनी बात समझ में आई क्या? तो इतनी बात समझ में आनी चाहिए आपको। क्लियर हुई बात? तो R1, R2, R3, R4 साथ में A1 और A3 भी लिख दिए गए हैं, ठीक है। ये बात हो गई। इनको अगर आप गौर से देखो रेजिस्टेंस को, तो इसमें आप पाओगे कि ये तो हमारा पाइप है, इनिशियली हॉलो पाइप है, यहां थिकनेस तक ये पाइप है, ठीक है, दिस इज पाइप। और ये जो है ये हमारा इंसुलेशन का लेयर है, ये हमारा इंसुलेशन का लेयर है। तो इंसुलेशन जब हम थोड़ा सा लगाएंगे तब R3 का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होगा, और लगा देंगे तब यहाँ तक होगा, और लगा देंगे तब यहाँ तक होगा। सो एक्चुअली हम R3 को वेरी कराएंगे, या कहें ये T2 जो थिकनेस है इसको इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। तो R3 को अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो कौन से रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा? इसमें R3 का टर्म है नहीं, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। R2 में भी कोई टर्म नहीं, इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। R3 को देखो, ये है ln R3 बाई R1। तो व्हेन R3 विल इंक्रीज दिस रेडियस, सो दिस टर्म विल इंक्रीज, सो R3 विल इंक्रीज, R3 इंक्रीज करेगा। बट R4 A3 यहाँ इसमें डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में, इसमें R3 होगा। तो जब R3 इंक्रीज करोगे ये डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, तो R4 डिक्रीज करेगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब हम यहाँ इंसुलेशन लगाना स्टार्ट करते हैं, इसका रेडियस इंसुलेशन का R3 इंक्रीज करते जाते हैं लाइक दिस, है ना, इंक्रीज करते जा रहे हैं।
तब हमारा R3 जो है वो इंक्रीज हो रहा है, बट R4 जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ये दोनों फिक्स है, तो एक इंक्रीज कर रहा है, एक डिक्रीज कर रहा है, तो R टोटल क्या होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? तो ऐसे या तो इनका प्रॉपर ग्राफ बनाया जाए, ये ln का कर्व होगा और ये नीचे R3 आ जाएगा, तो ये रेसिप्रोकल का कर्व होगा। तो दोनों कर्व अगर मैथमेटिक्स से जानते हो तो बड़ी अच्छी बात है। अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूं, प्रैक्टिकली जब ऐसा किया गया तो चेक किया गया, या तो कर्व बना लो या प्रैक्टिकल करके देख लो। तो प्रैक्टिकली ये देखा गया कि जब इनिशियल में R3 इंक्रीज करते हैं ऐसे, है ना, उस समय R3 में इंक्रीज होता है कम, बट R4 में डिक्रीज होता है ज्यादा। R4 में डिक्रीज होने लगता है ज्यादा। तो ये इंक्रीज हो रहा है, बट कंपैरेटिवली R4 में डिक्रीज होता जाता। जैसे इसका वैल्यू 5 से इंक्रीज किया, लेकिन इसका वैल्यू 8 से डिक्रीज कर गया, तो ओवरऑल RT क्या होता है, डिक्रीज करने लगता है, डिक्रीज करने लगता है। मतलब जब थोड़ा सा थिकनेस इंसुलेशन का लगाना आप शुरू करते हो, तो शुरू में क्या होता है, इसमें इंक्रीज कम होता है, इसमें डिक्रीज ज्यादा होता है, तो ओवरऑल RT जो है, R टोटल थर्मल रेजिस्टेंस, ये तो फिक्स है ना, ये डिक्रीज कर जाता है। अब थर्मल रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा टोटल, तो Q टोटल क्या होगा, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, मतलब जब आप थोड़ा बहुत इंसुलेशन लगाना शुरू करते हैं तो हमारा Q पहले बढ़ना शुरू होता है। फिर प्रैक्टिकली देखते हैं एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचता है, आप करते जा रहे हो इंक्रीज 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 इंक्रीज, उसके बाद इस लिमिट तक मान लो ये बढ़ा, फिर उसके बाद Q जो है वो डिक्रीज करना शुरू कर देता है। मतलब कि एक लिमिट तक इसमें जो इंक्रीज है वो कम होता है, इसमें डिक्रीज ज्यादा होता है, बट एक सर्टेन वैल्यू ऑफ R3 के बाद इसमें इंक्रीज ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है, कंपैरेटिवली इसमें डिक्रीज। तब RT हमारा इंक्रीज हो जाएगा, तब हमारा Q टोटल डिक्रीज करने लग जाएगा। तो प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया। अदरवाइज आप R3 और R4 का ग्राफ बनाओ प्रॉपर, इसका ln में बनेगा, इसका रेसिप्रोकल में बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R3। बात समझ आई? तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर शब्दों में लिख देंगे, शब्दों में लिख देंगे। उससे पहले क्या करें, हीट ट्रांसफर का इक्वेशन लिख दो, या इसको शब्दों में लिख देते हैं पहले। यहाँ लिखो, सो ऑन इंक्रीजिंग R3 अप टू सर्टेन वैल्यू RC, RC क्रिटिकल रेडियस कहलाएगा, हमारा R1 R2 जो है वो रहता है कांस्टेंट। बट R3 में इंक्रीज होता है, R4 में ज़्यादा डिक्रीज होता है, तो दो एरो डाउनवर्ड बना दो इसमें, उससे ओवरऑल RT जो है वो डिक्रीज कर जाता है, उससे जो Q है वो हमारा पहले इंक्रीज करने लग सकता है। ठीक है, एंड ऑन फर्दर इंक्रीजिंग R3 बियॉन्ड RC, R3 जो है रेजिस्टेंस वो ज़्यादा इंक्रीज करता है इन कंपेरिजन टू डिक्रीज ऑफ R4। उससे क्या होता है, ओवरऑल RT इंक्रीज कर जाता है, उससे क्या होता है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर डिक्रीज कर जाता है। क्लियर हुई बात? तो इसका जो डायग्राम है वो आप इस तरीके से बना सकते हो, वो आप इस तरीके से बना सकते हो। इस तरफ है रेजिस्टेंस R, इस तरफ है रेडियस R3,
क्लियर है जी। इसमें जब हम R3 को इंक्रीज कर रहे हैं तो कैपिटल R3 मतलब रेजिस्टेंस वो हमारा इंक्रीज करता है और R4 जो है वो डिक्रीज करता है। ओके, सच दैट एक वैल्यू है R3 इक्वल टू RC, वो वैल्यू कहाँ दिखेगी? वो वैल्यू दिखेगी यहां पर, समवेयर हेयर। इस वैल्यू पर हमारा जो R टोटल है वो डिक्रीज करते करते मिनिमम हो जाएगा। ये होगा R3 इक्वल टू RC, ठीक है, और यहां हो जाएगा R टोटल मिनिमम। देखो क्या बात चल रही थी कि जब R3 है वो लेस देन RC है ना, अप टू RC मतलब लेस देन RC। R3 इंक्रीज करता है, R4 डिक्रीज करता है। तो इसमें देखो R3 इंक्रीज कर रहा है, R4 डिक्रीज कर रहा है, सच दैट कि R टोटल डिक्रीज करे। तो इससे पहले R टोटल डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो जब R टोटल डिक्रीज कर रहा है तब हमारा हीट ट्रांसफर जो होगा वो इंक्रीज करेगा। अभी हीट ट्रांसफर का भी ग्राफ बनाएंगे। अब बियॉन्ड दी R3 इसने कहा कि R3 इंक्रीज अब भी करेगा लेकिन ज़्यादा इंक्रीज करने लगता है, R4 डिक्रीज अब भी करेगा लेकिन कम डिक्रीज करेगा। तो यहाँ इनके स्लोप होंगे वो उस तरीके से वेरी कर रहे होंगे। तो R3 देखो इंक्रीज कर रहा है, R4 डिक्रीज कर रहा है, लेकिन R3 की वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज कर रही है। सो ओवरऑल RT जो है वो इंक्रीज कर रहा है। सो आफ्टर R3 इक्वल टू RC के बाद हमारा R टोटल इंक्रीज करता है। तो R टोटल इंक्रीज कर रहा है मतलब Q डिक्रीज कर रहा है। बात समझ आई? तो एक तो ये ग्राफ बना दो। दूसरा ग्राफ हम बनाएंगे जिसमें हमारा हीट ट्रांसफर और रेजिस्टेंस टोटल इसके रेस्पेक्ट में बनाएंगे। तो यहाँ R3 और T2 क्या था? T2 था थिकनेस ऑफ इंसुलेटिंग लेयर, ठीक है। तो उसको भी बना देते हैं इसमें लेते हैं R और Q ऑन दिस एक्सिस, और R टोटल जो है वो हमारा इस तरीके से यहाँ मिनिमम है, लाइक दिस। ये है R टोटल का कर्व, और जो Q का कर्व होगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये Q का कर्व हो गया, और ये वैल्यूज जो हैं वो ये R3 इक्वल टू RC पर मैक्सिमम और मिनिमम होंगी। यहाँ पर R3 इक्वल टू RC है, यहाँ RT होगा, सॉरी ये RT है मिनिमम, और Q क्या है यहाँ? मैक्सिमम। RT होगा मिनिमम और Q होगा मैक्सिमम। क्लियर हुई बात? मतलब ये वाला जो कर्व है वो ही ये कर्व है, थोड़ा सा डिफरेंट बना हुआ है, उसमें चक्कर में नहीं पड़ना। Q जो होगा वहाँ ऐसे जाएगा, तो जहाँ RT मिनिमम होगा Q मैक्सिमम होगा। क्लियर हुई बात? रेजिस्टेंस मिनिमम तो हीट ट्रांसफर मैक्सिमम होगा, जाहिर सी बात है। तो ये हो गया। अब ये जो रेडियस है R3 जब मिनिमम हो जाता है RT वो कहलाती है क्रिटिकल रेडियस, और Q हो जाता है मैक्सिमम, वो कहलाती है क्रिटिकल रेडियस। तो जहां रेडियस होती है क्रिटिकल
वहीं थिकनेस जो होगी T2 वो कहलाई जाने लगती है क्रिटिकल थिकनेस TC। क्या कहलाई जाएगी? क्रिटिकल थिकनेस T2। तो T2 विल बी इक्वल टू TC। तो यहाँ T2 भी लिख सकते हो आप। तो क्रिटिकल थिकनेस अगर आप देखें उसकी वैल्यू क्या होगी? T2 दिस रेडियस माइनस दिस रेडियस, तो ये तो है R2 और ये हो जाएगी RC या R3, है ना। तो T2 एक्चुअली इक्वल टू क्या है? R3 माइनस R2। तो जब T2 TC होगा तब हमारा R3 RC होगा और R2 तो R2 ही होगा। तो इस तरीके आता ही समझ में। तो ये हो जाएगी थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, है ना, क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल की बात हो गई। मैथमेटिकली हमें अब कैलकुलेट करना है कि भाई ये आरसी की वैल्यू होती कितनी है। ऐसे प्रैक्टिकली हम हर चीज के लिए थोड़ा ना चेक करेंगे, तो एक फॉर्मूला इसका कैसे फाइंड किया जाए उसको फाइंड करने के लिए अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं। तो देखो यहां लिखो, जो हमारा हीट ट्रांसफर होता है वो क्या होता है? TH माइनस TC डिवाइडेड बाई R टोटल। यस और नो? ये होता है। तो इसमें इक्वेशन नंबर 2 हो गए, 3 लिख दो इसको। इसमें जब हमारा RT मिनिमम है तब अपना Q मैक्सिमम होगा, एंड जब RT मैक्सिमम होगा तब अपना Q मिनिमम होगा। बात को समझ सकते हैं कि नहीं, है ना, क्योंकि RT यहाँ पे डिनोमिनेटर में बैठा हुआ है। तो हम RT के लिए ही कर देते हैं मैक्सिमा सॉरी मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो यहाँ लिख दो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये जो डिनोमिनेटर में RT बैठा है इसका विद रेस्पेक्ट टू रेडियस R3 कर देते हैं मैक्सिमा मिनिमा। ओके, ये वैल्यू आ जाएगी। तो RT की टोटल वैल्यू है कितनी? RT की टोटल वैल्यू है जो ऊपर आपने लिखी है इक्वेशन नंबर 2 में, देखो 1 2 3 4 इन सबको ऐड करके लिख देना है ना, ऐड करके लिख देना है। तो R1 लिखेंगे पहले 1 अपॉन HH इंटू A1 क्या होगा? 2 पाई R1 L होगा, प्लस R2 होगा ln R2 बाई R1 अपॉन 2 पाई K1 L। फिर R3 होगा ln R3 बाई R2 डिवाइडेड बाई 2 पाई K2 L, प्लस बाहर वाला कन्वेक्शन होगा H कोल्ड 2 पाई R3 L और इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो यहाँ ये है R1, ये है R2, ये है R3, ये है R4। इन दोनों में तो R3 का टर्म है ही नहीं। R3 का टर्म है क्या? नहीं है। तो इन दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? 0। ये इन दोनों का डिफरेंशियल करो 0 हो जाएगा। इसका डिफरेंशियल और इसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा, तो इनका डिफरेंशियल कर देते हैं। तो देखिए क्या बनेगा। ऊपर है ln R3 बाई R2, है ना। तो जैसे ln x का होता है तो पहले होगा 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन R3 बाई R2 ये होगा, इनटू फिर x का होगा R3 बाई R2 का, तो उसमें 1 बाई R2 बचेगा और 1 अपॉन 2 पाई K2L तो है ही है उसमें। ठीक है, प्लस ये इस टर्म का डिफरेंशिएशन है, प्लस अब करते हैं इसका।
तो इसमें देखो 1/HC2πL, ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो। अब बचा आपका 1/R3, तो 1/R3 का डिफरेंशियल करना है, तो R3 ऊपर जाएगा, R3 का पावर -1, तो वो जब होगा तो -1/R3 का पावर -2 होगा, तो वो नीचे आके +2 बन जाएगा, ये आ जाएगा। यस और नो? तो दिस विल बी दी डिफरेंशिएशन। अब इनको टर्म्स को अरेंज कर लो, तो इसको जब अरेंज करोगे, इसमें देखो ये R2 से R2 जाएगा कैंसिल, और यहाँ बचेगा 1/2πk2L इंटू R3 माइनस 1/2πH2L माइनस, तो लगा ही दिया, यहाँ बचेगा 1/R3 का स्क्वायर इक्वल टू 0 बन जाएगा। यहाँ से देखो ये R3 से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आप लिख सकते हो, यहीं लिख देता हूँ 1/2π या 2πL यहीं कैंसिल कर दूँ, 2πL ये भी गया, तो आपका बचा 1/K2 माइनस 1/H2R3, इतना ही बचा ना, इतना ही बचा। ओनली दीज आर द टर्म्स रिमेनिंग इक्वल टू 0। अब चमका? हाँ। सो यहाँ से देखो R3 अगर मैं निकालता हूँ, तो R3 का वैल्यू आ जाएगा K2/H2, K2/H2, ये सुनो, K2/H2। K2 किसका कंडक्टिविटी था? इंसुलेशन का, इंसुलेशन है ना, इंसुलेशन लेयर। और H2 क्या था? H था एटमॉस्फेयर का या इन्वायरमेंट का, एटमॉस्फेयर का बाहर वाला, या मैं लिखूं K आउटर वाला और H आउटर वाला, इस तरीके से भी लिख सकता हूं, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकता हूं। सो दिस विल बी एक्चुअली कॉल्ड योर क्रिटिकल रेडियस, दिस विल बी एक्चुअली कॉल्ड क्रिटिकल रेडियस। तो R3 लिखें या इसी को RC बोल देंगे, इसी को RC बोल देंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई? 3, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 4। ओके, दैट्स इट। अब यहाँ समझ सकते हो आप K2/H2, तो हमारा सिलेंडर क्या था? ये, इस सिलेंडर में जरा गौर से देखो, K2 है बाहर वाले इंसुलेशन का, और H2 यानी HC, हमने HC लिखा था और इधर H2 लिख दिया शायद, HC यहाँ H2 लिख दिया। ओके, होए 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 होए, इसे HC कर दूं क्या हर जगह? समझ जाओगे ना, HC 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 HC, अब ठीक है। तो इस तरीके से याद रहता है, K आउटर वाला, H आउटर वाला। K आउटर वाला मतलब हमारा K2 था वहाँ पर, है ना, और H आउटर वाला मतलब HC था। तो बाहर वाला K और बाहर वाला H, इंसुलेशन का K और एटमॉस्फेयर का H, ये लेना होता है। तो वो हमें क्रिटिकल रेडियस का वैल्यू दे देता है। ओके, तो अब हमको एक बात तो मालूम चल चुकी है कि अगर हम चाहें तो इस कंसेप्ट की हेल्प से समझ गए हैं कि अगर हम चाहें तो हम Q को इंक्रीज कर सकते हैं, जो हीट डिसिपेशन हो रहा है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। कब? जब हम इंसुलेशन लेयर का थिकनेस इस जोन में रखें, मतलब R3 को RC से कम रखें और धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, ठीक है, तो हमारा Q क्या इंक्रीज करता जाएगा। और अगर हम R3 को RC से ज़्यादा कर दें,
तो हमारा Q क्या करेगा, डिक्रीज करता जाएगा। यस और नो, Q विल बी डिक्रीजिंग एयर। मतलब इंसुलेशन की हेल्प से लगता तो ऐसा है कि इंसुलेशन से सिर्फ हीट लॉस डिक्रीज होगा, बट इंसुलेशन की हेल्प से हम Q को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी वैल्यू ऑफ RC। बात समझ आई? तो इससे हम दो केस बना सकते हैं। पहला, जिसमें हमें Q को इंक्रीज कराना हो, ऐसे कोई एप्लीकेशन जहां हमें हीट को लॉस कराना हो, डिसिपेट कराना हो। और दूसरा केस जिसमें हमें Q को रिड्यूस कराना हो। ठीक है, तो पहला डालो हेडिंग यहां पर, केस 1, व्हेन Q मैक्सिमम इज डिजायरेबल। मतलब हमें हीट डिसिपेशन को इंक्रीज करना है। ठीक है, Q मैक्सिमम इज डिजायरेबल। इस केस में देखो, R2 जो रेडियस थी उसको हमें RC से कम रखना पड़ता है। R2 को RC से कम रखना पड़ता है। वो देखो क्या इसका एग्जाम्पल होगा। जैसे हमारा ट्रांसमिशन लाइन रहती ना, टावर रहते हैं, ट्रांसमिशन टावर्स, इस तरीके से उस पर वायर लगे रहते हैं ना, इस तरीके से वायर, इन वायर से करंट फ्लो करता है और वायर का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के थ्रू जब करंट फ्लो करता है तो उसमें हीट जनरेट होती है ना, हीट जनरेट होती है। ये हीट जनरेट जब होगी तो इन वायर्स का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। अगर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो गई इन वायर्स में तो टेम्परेचर इतना इंक्रीज कर सकता है कि ये जो वायर हैं ये मेल्ट हो जाएं, मेल्ट हो सकते हैं। तो करते क्या है कि इन वायर से हमें हीट को जो जनरेट कर रही है उससे डिसिपेट कराना होता है। इन वायर से एटमॉस्फेयर में हीट को डिसिपेट, और मैक्सिमम हीट डिसिपेशन रेट यहाँ पर रिक्वायर्ड रहता है अपना। तो वो कैसे कराते हैं, जैसे हमने ये वायर लिया, इस तरीके का ये सॉलिड वायर है, वायर तो सॉलिड ही रहता है, वायर तो हॉलो नहीं बनाते हैं। वायर बनाया, उस वायर के बाहर हम क्या करते हैं, इंसुलेशन का लेयर अप्लाई करते हैं। ठीक है, इस तरीके से प्लास्टिक का या रबर का ये इंसुलेशन का लेयर अप्लाई किया जाता है। अब इस लेयर का जो ये R3 होता है ना, R3, और ये R2 जो होता है, ओके, इसमें R1 सॉलिड वायर के केस में क्या होगा, 0 होगा। R2 को हम RC से कम रखते हैं, जिससे कि जैसे ही हम ये इंसुलेशन अप्लाई करते जा रहे हैं, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इंसुलेशन अप्लाई करते हैं, ये हमारा R2 है और ये हमारा RC है। तो इंक्रीज करेंगे R3 को, R3 विल बी इंक्रीज फ्रॉम एयर टू हेयर। तो R3 इक्वल टू R2 होगा पहले, फिर और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। तो अगर हमारा R2 लेस देन RC है तो हम इंसुलेशन लेयर को जब उस पर अप्लाई करते जाते हैं, ये सॉलिड वायर है, इंसुलेशन लेयर को अप्लाई करते जाते हैं तो RC तक हमारा Q क्या होता है, इंक्रीज करता जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पर हीट को डिसिपेट कराना है। बात समझ आई? तो पहले इसका डायग्राम बना दो। तो डायग्राम हम इस तरीके से बनाएंगे, अपने डेरिवेशन में R1 भी था, तो सॉलिड वायर के केस में R1 हो जाएगा 0, ये सॉलिड वायर, और ये हो जाएगा R2, दिस इज ए सॉलिड वायर ऑफ रेडियस R2। अब ये सॉलिड वायर ऑफ रेडियस R2 जब डिजाइन किया जाएगा तो इसका R2 कितना डिजाइन किया जाए, ये R2 हमें RC से कम रखना है। तो पहले एक्चुअली RC को कैलकुलेट किया जाता है। RC कैसे कैलकुलेट करोगे, RC होता है K इंसुलेशन अपॉन H ऑफ आउटर एटमॉस्फेयर, है ना, ये फॉर्मूला था। तो जो इंसुलेशन हम इस पे लगाने जा रहे हैं उसका K पता रहता है, और उसके बाहर जो एटमॉस्फेयर का H है वो अपने को पता रहता है। तो अपन पहले RC का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना, उस एटमॉस्फेयर में उस मटेरियल के साथ RC का वैल्यू कितना है। मान लो RC का वैल्यू आया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो हम R2 का वैल्यू उससे कम रखेंगे। जैसे R2 हमने डिजाइन करेंगे सिर्फ सॉलिड वायर का 8 सेंटीमीटर, सच दैट कि ये RC से कम हो, RC से कम हो। अब ये है 8 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर सेंटर से।
अब 8 सेंटीमीटर के बाद आप लेयर लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, तो यहाँ तक 10 सेंटीमीटर तक जब आप लेयर इंसुलेशन का अप्लाई कर रहे होंगे तो क्यू क्या करेगा, इंक्रीज करता जाएगा। बात समझ में आई कि R2 को RC से कम क्यों रखा जाता है। तो पहले हम RC को कैलकुलेट करते हैं, उसकी वैल्यू से सॉलिड वायर का जो रेडियस है R2 वो कम रखा जाता है। ठीक है, तब हम जब इंसुलेशन अप्लाई करते जाएंगे तो हमारा क्यू जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। कब तक, जब तक ये 10 सेंटीमीटर ना हो जाए, RC के बराबर ना हो जाए इंसुलेशन का थिकनेस। ठीक है, चलो, तो ये हुआ R2। इसके ऊपर इंसुलेशन का लेयर लगाया जाता है इस तरीके से, इंसुलेशन का लेयर, और वो RC होगा, RC तक बढ़ता है। तो इसमें Q जो होगा वो कैसे वेरी करेगा, वो देखो, हीट डिसिपेशन रेट जो है वो कैसे वेरी करेगा वो देखो। तो हीट डिसिपेशन रेट, ये छोटा सा डायग्राम बनाएंगे इसमें, ये Q हो गया, इधर की तरफ हम बना देंगे रेडियस, है ना, जनरल इस तरीके से। तो Q जो है वो पहले इंक्रीज करता है अप टू RC, और उसके बाद डिक्रीज करता है ना, उसके बाद डिक्रीज करता है। तो इसको थोड़ा बनाने का तरीका, एक सेकेंड, आगे मैं ऐसे डॉटेड बनाना चाह रहा हूँ, तो इसमें ऐसे कर देता हूँ, और अगला वाला ऐसे कर देता हूँ। यस, बन गया। तो इसमें देखो, यहाँ तक जब हमारा इंसुलेशन लगाया जा रहा है, ये रेडियस RC है मान लो, ये रेडियस R2 है मान लो। ठीक है, तो R2 तो यहाँ तक ये है, R2 से आगे आपने इंसुलेशन लगाना शुरू किया, तो इंसुलेशन लगाया, हीट बढ़ गया, और इंसुलेशन लगाया और हीट का वैल्यू बढ़ गया, और इंसुलेशन लगाया और हीट, कब तक बढ़ता रहेगा, RC तक। तो R2 से RC तक हमारा हीट का जो वैल्यू है वो इंक्रीज करता रहेगा, सॉरी पॉइंट नॉट, और यहाँ पहुँच के Q हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, इस तरीके से। तो दिस विल बी दी डायग्राम। ठीक, और यहाँ पे लिख देंगे सॉलिड वायर, ये वायर यहाँ पे कैसा है, सॉलिड वायर, सॉलिड वायर। सॉलिड वायर का कंडक्टिविटी हमने मान लिया K है, और इंसुलेशन ये जो लेयर है, इंसुलेशन लेयर, इसका कंडक्टिविटी मान लिया कुछ K इंसुलेशन। ठीक है, K इंसुलेशन है, क्लियर है। तो देखो प्रोसेस क्या है, यहाँ लिखो, इन केस ऑफ करंट कैरिंग सॉलिड वायर, करंट कैरिंग सॉलिड वायर्स, सॉलिड वायर का मतलब R1 0 होगा। फर्स्ट वी कैलकुलेट RC एज K इंसुलेशन अपॉन H आउटर, अपॉन H आउटर। H आउटर किसका होगा, जो यहाँ पर एटमॉस्फेयर होगा, जो यहाँ पर एटमॉस्फेयर होगा, उस एटमॉस्फेयर का लिया जाएगा H आउटर। ठीक है, यहाँ H आउटर। ओके, तो इसको पहले कैलकुलेट कर लेंगे, देन सॉलिड वायर ऑफ रेडियस
R2 less than RC is designed. Now when we apply insulation layer over it, Q increases up to RC. ओके, Q इंक्रीजेज अप टू RC. RC लिखो या ऐसे लिखो, अप टू T इक्वल टू TC या T इंसुलेशन इक्वल टू TC. इसको मैं बोल देता हूँ T इंसुलेशन. ये TC के बराबर हो गया. ठीक है, T इंसुलेशन TC के बराबर हो गया. तो यहाँ तक Q हमारा इंक्रीज करता जाता है. तो इंक्रीज क्यों करा रहे हैं? सो दैट हमारा उसमें हीट जनरेट जो करंट कैरिंग वायर में होता है वो डिसिपेट कर जाए, उससे वायर मेल्ट नहीं होगा अपना. ठीक है ना. तो एज Q increases, overheating decreases, melting और failure of wire decreases. इसलिए हम यहाँ पर Q को इंक्रीज कराते हैं. ठीक है, तो ये अपना केस 1 हो गया. तो स्टार्टिंग में डिजाइन करते समय ही हम उसका R2 जो है ये RC से कम रखते हैं. समझ गए बात को. दूसरा केस लिखो, केस 2. When Q minimum is desirable, इस केस में R2 को मोर देन RC रखा जाता है. पहले से ही R2 को मोर देन RC कर देते हैं. कैसे? ये होता है इन केस ऑफ लेट्स से हॉलो पाइप्स. जैसे ये कोई पाइप है ना, ये कोई पाइप है और ये हॉलो है. इस हॉलो पाइप का ये रेडियस है R1, ये रेडियस है R1 और ये रेडियस है इसका R2. ठीक है, इसके अंदर कोई हॉट फ्लूइड है, लेट से हॉट फ्लूइड. तो हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर है TH. ठीक है, और बाहर जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर है T कोल्ड. तो अगर इसमें हमने हॉट फ्लूइड को लेके जाना है एक जगह से दूसरी जगह तक, जैसे पावर प्लांट में बॉयलर से हमको स्टीम लेके जाना होता है कहाँ तक? टरबाइन तक. तो स्टीम हम ऐसे पाइप के थ्रू लेके जाएंगे. ये पाइप हो गया, इसमें स्टीम जा रही है. अब स्टीम से हीट लॉस नहीं करनी चाहिए, तो अब जीरो तो कर नहीं सकते, तो हम इसमें Q को मिनिमाइज करना चाहते हैं ना, कि रेडियली ऐसे Q इसमें लॉस ना हो. तो हम क्या काम करेंगे, Q मिनिमम करने के लिए यहाँ भी इस पे हम इंसुलेशन लगाना स्टार्ट करेंगे. लेकिन इंसुलेशन लगाने से पहले इसका RC कैलकुलेट करेंगे. तो RC कैलकुलेट कैसे होगा? हमारा K ऑफ इंसुलेशन और H ऑफ द आउटर या HC. ठीक है, वो डिवाइड करेंगे. मान लो हमको इसका वैल्यू मिलता है, लेट अस सपोज 10 सेंटीमीटर मिला. तो हम ये जो पाइप का डिजाइन है इस तरीके से करेंगे कि R2 इस 10 सेंटीमीटर से ज्यादा हो. R2 10 सेंटीमीटर से ज्यादा हो. फॉर एग्जाम्पल हम R1 ले लें यहाँ पर 8 सेंटीमीटर और R2 ले लें हम यहाँ पर 12 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये 8 हुआ, ये 12 हुआ, मतलब RC हमारा यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा. RC, दिस विल बी RC. ठीक है,
आरसी से ज्यादा पाइप यहां तक आया हुआ है ऑलरेडी। अब जब ये आप इस पे इंसुलेशन लगाने स्टार्ट करोगे तो उसमें ऑलरेडी आप आरसी से बाहर हो, मतलब क्यू जो है वो डिक्रीज ही करेगा और कोई इसके पास चारा नहीं है। क्योंकि क्यू कैसे वेरी करता था, क्यू ऐसे वेरी करता था। ये है आरसी, आपने ऑलरेडी R2 को RC से ज़्यादा लिया हुआ है, यहाँ पे है आपका R2, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। बात समझ आई? तो इसका ग्राफ देखो कैसे बनाएंगे, इसका ग्राफ देखो कैसे बनाएंगे। या एक काम करता हूँ मैं, इस वाले रेडियस को मैं बना दे रहा हूँ RC, है ना, क्योंकि मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ इसलिए, और कोई चक्कर नहीं है। इससे मैंने कर दिया RC और इसके बाहर मैं बना रहा हूँ R2। ये बाहर मैं बना रहा हूँ R2। ये हो गया R2, इसको मैं कर देता हूँ डॉटेड। ठीक है जी। R2। अब जो इंसुलेशन लगाएंगे आप, वो कहाँ लगाएंगे? बाहर। इंसुलेशन तो इस पाइप के बाहर लगाया जाएगा ना, इंसुलेशन तो इस पाइप के बाहर लगाया जाएगा ना बाबा। तो ये होगा पाइप थिकनेस T1। ये कैसे लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ हॉलो पाइप, ये हॉलो पाइप का थिकनेस है। और ये जो थिकनेस होगी, दिस इज द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, इंसुलेशन लेयर। ठीक है, यहां इंसुलेशन ये नहीं है। आरसी की तो वैल्यू कैलकुलेट करी थी ना हमने, आरसी की वैल्यू आ रही थी 10। हमने पाइप इस तरह डिजाइन किया, ये पाइप है, ये दिस इज द पाइप, ये पाइप है, उसका अंदर वाला रेडियस 8 और बाहर वाला रेडियस 12, मतलब आरसी उसके अंदर रह गया, आरसी उसके अंदर रह गया। अब पाइप के ऊपर इधर इंसुलेशन लगाना स्टार्ट करेंगे, तो ये इंसुलेशन की लेयर है, इसलिए इसको डॉटेड बनाया मैंने। ओके, वो रियल लाइन नहीं। तो ये हो गया। तो इसमें जो ग्राफ बनेगा क्यू का, वो कैसे बनेगा वो देखो। इसमें ग्राफ जो बनेगा क्यू का, वो कैसे बनेगा वो देखो। ये आ गया तुम्हारा रेडियस, और क्यू जो है, क्यू जो है, क्यू होता है ऐसे, है ना, क्यू होता है ऐसे। अब इस क्यू में हमारा ये होता था RC, दिस वैल्यू इज RC हेयर, दिस वैल्यू इज RC हेयर, है ना। बट हमारा जो R2 है वो इससे ज़्यादा है, दिस इज द R2, दिस इज द R2, this time this is R2, R2 is more than RC, or this is the R1, sorry, this is the R1। ओके, अब R2 के बाद जैसे ही इंसुलेशन लगाना आप स्टार्ट करोगे, यहाँ से इंसुलेशन लगाना स्टार्ट करोगे, तो कर्व हमारा ये बनेगा। कहानी यहाँ से शुरू होगी। अब आपने इंसुलेशन लगाया तो रेडियस R2 से और ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा हो गया। तो Q हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। तो Q इज डिक्रीजिंग एयर फॉर डैम श्योर, फॉर डैम श्योर। पता ही समझ में? वैसे तो R2 इक्वल टू RC से भी स्टार्ट करोगे अगर यहाँ से, तो भी डिक्रीज ही करेगा। ठीक है, तो भी डिक्रीज ही करेगा।
तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू भी कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू भी कर सकते हैं, लेकिन हमने दो केस बना लिए हैं, R2 एक बार लेस है, एक बार मोर है, ठीक है जी। तो दिस इज द केस। या यहाँ ये कर दो, कहाँ गया था वो, हाँ ये इसमें लिख दो इधर से इधर तक, Q डिक्रीजेस, और क्या करना है, Q मैक्स होता था वहाँ, बस बन गया। इसमें लिखो इन केस ऑफ सुपरहीटेड स्टीम कैरिंग hollow pipes, hollow pipes, hollow है तो R1 जीरो नहीं है, hollow pipes, first we calculate RC by KI अपॉन H, क्या लिखा है हमने डायग्राम में, कुछ नहीं लिखा है, ओहो डायग्राम बना देते हैं भाई, डायग्राम में तो कुछ लिखा ही नहीं है, पहले ही वाला गोलक सही था, ये ज़्यादा बड़ा हो गया डायग्राम, कोई बात नहीं होता है। यहाँ H आउटर, ठीक है, ये आउटर, देन we design hollow pipe such that R2 is more than RC. Now on applying any thickness of layer, Q decreases, है ना, Q decreases for sure। अब जितना डिक्रीज करना हो तो वो देख लो कि भाई, अब ऐसा भी नहीं है कि सर लगाते जाओ इंसुलेशन, लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, भाई एक तो इसका वेट बढ़ेगा, दूसरा इसका भी कॉस्ट होता है, पता चला जितना क्यू बचा नहीं पाया, है ना, क्यू को सेव कर रहे थे उससे ज़्यादा कॉस्ट का मटेरियल लगा दिया, तो फिर कॉस्ट एनालिसिस पिक्चर में आ जाती है, ये नहीं कि आप इंक्रीज ही करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, ठीक है ना। दिस इज व्हाट यू कैन राइट, और यहाँ आ जाएगा ये आपका R3, दिस इज R3 एक्चुअली, ओके। डन। तो ये दो केस हैं, एक में हम क्यू को इंक्रीज कर रहे थे, एक में हम क्यू को डिक्रीज कर रहे थे। तो बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इस पर ज़्यादातर क्वेश्चन बनता ही बनता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इतने कवर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट केस क्या है।